हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ सीटेट जुलाई 2019 का आपका प्रीवियस ईयर पेपर में सीडीपी सेक्शन का आज सॉल्यूशन करेंगे। पूरा का पूरा 30 क्वेश्चंस का ये पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। और आपको मैंने बार बार बताया है कि सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यहाँ से आपके दो चीज़ें अच्छे से डेवलप होंगी। पहली चीज़ जो है आपका कंप्लीट 30 मार्क्स का आपका एक साथ 30 क्वेश्चंस करने की आदत डेवलप होगी। दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ 30 के 30 क्वेश्चंस नहीं सीखेंगे, आप 30 क्या सीखेंगे, आप 30 कॉन्सेप्ट्स आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप साथ ही साथ हमारे साथ साथ आप अपना आंसर्स देते चलेंगे और पूरा वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। टोटल आउट ऑफ 30 में से आपका कितना सही हुआ ये आप कमेंट करके लास्ट में हमें बताएंगे। और अगर आप 25 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने वाले हैं सीटेट में, तो इस चीज़ को लेकर के आप आश्वस्त रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड मिलेंगे अगर आप हमारे पिछले वीडियोस से परिचित हैं तो। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात आपको बता दूं कि इसका PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप भावी शिक्षक पर, जो कि हमारे चैनल का भी नाम है। सेम वही नाम आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PDFs आपको वहीं से मिलेंगे और सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। देखिए पहला सवाल, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे यानी कि जीन पियाजे ने बच्चों के बारे में क्या कहा है? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे वाले वीडियो मैंने ये बात कही भी थी और उस वीडियो को बनाते समय मैंने ये बात आपसे कहा था कि दोस्तों जितने क्वेश्चन जीन पियाजे से आज तक सीटेट के इतिहास में बन सकते हैं या बने हैं वो सारे इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके ज़रूर देख लीजिए। सही बात है, लेकिन आगे के ऑप्शंस भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो अवलोकन करके सीखते हैं ये जीन पियाजे ने नहीं कहा था। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक, खोजकर्ता, अन्वेषक करता ये सब कहा था। ठीक, तो जो पहले ऑप्शन में मिल रहा है। फिर भी तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो ये भी जीन पियाजे ने नहीं कहा था। ये जो अधिगम के सिद्धांत वाला जो टॉपिक है वहाँ से ये सब ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें किसी न किसी मनोवैज्ञानिक ने कही है, लेकिन असल में पूछ ये रहा है कि जीन पियाजे ने क्या कहा। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये गलत है, जो जीन पियाजे ने नहीं कहे थे। जीन पियाजे ने जो कहा था वो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, चालक विकास की दर, इसको आप जो है मैंने पहले या दूसरे वीडियो में ही, बहुत छोटा सा टॉपिक है इस वजह से मैंने इसे पहले या दूसरे वीडियो में ही समाप्त कर दिया था। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फिर भी चालक विकास का क्रम, अब कहना यह चाह रहा है कि भाई विकास, चालक विकास हो या कोई भी विकास हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत विविधताएँ तो होती हैं लेकिन फिर भी एक क्रम को फॉलो करता है। वो कैसा क्रम है? पहला शीर्षगामी से अधोगामी, दूसरा अधोगामी से शीर्षगामी, तीसरा अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास, या फिर चौथा परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास। अब इसमें जो है आपको लगेगा ऐसा कि शीर्षगामी, अधोगामी ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चालक विकास की बात की जा रही है और चालक विकास जो है वो आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ये क्या है चालक विकास? चालक विकास ये बताता है
कि आपको आपके जो एक बालक होता है जब वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखता है तो सबसे पहले उसका स्थूल कंट्रोल आता है स्थूल चीज़ों पे। यानी कि जैसे ये एक बालक है, ठीक, ये एक बालक है, ये बालक पहले अपने पूरे हाथ का और पूरे पैर का प्रयोग करना सीखेगा, स्थूल चालक विकास होगा। फिर उसके बाद वो जो है पहले स्टार्टिंग में बालक हाथ पटकना पैर पटकना शुरू करेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो डेवलप होता जाएगा तो डेवलप होते होते उसके अंदर सूक्ष्म चालक विकास आएगा, जो कि वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाएगा उस समय। और फिर उंगलियों के प्रयोग से आप कह सकते हैं पेन को पकड़ना सीख जाएगा, या फिर चीज़ों को उठाना सीख जाएगा, पकड़ना सीख जाएगा, चलाना सीख जाएगा। तो ये सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो चालक विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। इसको गतिक कौशल भी कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, ऐसे करके मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले स्थूल पे आपका नियंत्रण आता है, फिर सूक्ष्म पे आता है। जैसे साइकिलों में कह दें, साइकिल का एग्जाम्पल दिया जाता है तो साइकिल पे पहले आप अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हैं पूरा और पैरों से हाथों से आप उसको कंट्रोल करते हैं। फिर जब आप अपने ब्रेक्स का यूज़ करते हैं तो ब्रेक्स क्या है, वो सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है कोई अपने हाथ पैर पटकना बच्चा शुरू करता है एकदम बचपन में, लेकिन धीरे धीरे जो है उसको अपने चीज़ों को पकड़ना सीख लेता है वो धीरे धीरे, तो वो उसका सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास हो जाता है, ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ये तो मैंने बहुत बार बताया है कि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वो होता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है ये आपके वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बाद जो है आपकी वयस्कता आ जाएगी, ये आपके वयस्कता की ओर बढ़ना है एक तरीके से किशोरावस्था। इससे पहले का जो अवस्था है बाल्यावस्था, उसमें बालक क्या है, एक बालक है, एक बचपन में है, एक बच्चा है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद की अवस्था है आपका वयस्क, तो वो वयस्क हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है क्या, किशोरावस्था, ठीक है। चलिए चौथा बात कर लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ से पूछ दिया है आपका नैतिक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो अब अगर आपने उसे पढ़ा हो तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो तो, लेकिन अगर नहीं भी हो तो भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि एक आदमी है हाइंज, जिसको कहते हैं हिंज, ठीक है। हिंज जो है इसकी पत्नी बीमार है और इसको एक दवा लेनी है, और वो दवा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही दुकान पे मिलती है। उस दुकान वाले के पास जाता है तो दुकान वाला जो उससे पैसे मांगता है उतने पैसे हिंज के पास नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को बचाना उसके लिए ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे ही एक सवाल पूछा जाता है बच्चे से। हिंज क्या करता है, वो जा कर के दवाई को चोरी कर लेता है धीरे से, ठीक। अब यहीं पे बच्चे से सवाल पूछा जाता है कि आपके अनुसार हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, अगर करनी चाहिए थी तो क्यों करनी चाहिए थी, और अगर नहीं करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी। इसका जो वो आंसर देता है, जो अपना तर्क लगाता है, उसे ही कहते हैं नैतिक तर्क। और वो जो आंसर देता है, जो तर्क लगाता है, उसी के आधार पे आप उसे अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है कोहलबर्ग में, ठीक। तो यहाँ पे बात यह है कि बच्चे ने तर्क ये लगाया कि वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है वो नहीं चुरानी चाहिए थी। इसके पीछे तर्क क्या दिया उसने, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। अब यहीं से डिसाइडिंग फैक्टर है जो उसने तर्क लगाया कि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो अब उसने जो तर्क लगाया, पहली चीज़ यंत्रीय उद्देश्य तो उसने लगाया नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा चीज़ सामाजिक क्रम नियंत्रक। सामाजिक क्रम नियंत्रक वो होता है कि अगर बच्चा यही चीज़ कहता कि उसको नहीं चोरी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो सभी लोग ऐसा करने लगेंगे और फिर सामाजिक क्रम
टूट जाएगा, सब लोग दवाइयाँ चोरी करके ही अपने पत्नियों की और अपने लोगों की जान बचाने लगेंगे। तब अगर वो कहता तो सामाजिक क्रम नियंत्रक होता। यहाँ बच्चे ने क्या किया कि उसका तर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ दंड से बचने के लिए उसने आज्ञा पालन किया कि अगर ऐसा करा है तो उसको दंड मिलेगा और अगर ऐसा नहीं करता तो उसको दंड नहीं मिलता। ये अभिविन्यास है यहाँ पे, तो इस वजह से दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास ये आ जाता है, ठीक है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये कहता है कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी ज़रूरी बात क्यों ना हो। चलिए अगला बात कर लेते हैं। देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ज़रूर देख लीजिए। और ये चीज़ मैंने सीधे बताई हुई है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो तुरंत आंसर दे लेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर बहुत ही साधारण रूप से उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। अहम केंद्रित वार्ता किसने कहा था, तो जीन पियाजे ने कहा था। डेवलप कब तक होती है, तो 3 से 6 वर्ष या 3 से 7 वर्ष, जो भी कह सकते हैं, 3 से 7 वर्ष आप कह सकते हैं, 6 वर्ष कह सकते हैं, ठीक है, उसके बीच में डेवलप करती है। होता क्या है, तो होता यही है कि बालक जो है अपने आप से बात करने लगता है। पियाजे ने अहम केंद्रित क्यों कहा था, क्योंकि उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं माना था, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना था और उन्होंने कहा था कि बच्चा खुद को निर्देशित करने के लिए इस वार्ता का प्रयोग करता है, खुद को डायरेक्शन देता है, ठीक है। चलिए हो गया, अगला बात कर लेते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। बिल्कुल बहुत ही पेट क्वेश्चन है सीबीएसई टेट का, जो हमेशा पूछा जाता है। ये होता है जेंडर रूढ़िवादिता। आपने जैसे ही लिंग का शब्द देखा आपको जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात की तरफ चले जाना है, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब ये है कि भाई ऐसा है, लड़कियां हैं तो डॉल ही खेलेंगी, लड़के हैं तो शर्ट पैंट ही पहनेंगे, लड़कियां हैं तो फ्रॉक स्कर्ट ही पहनेंगी, या फिर लड़के हैं तो इस तरह के सामान इस्तेमाल करेंगे, लड़कियां हैं तो इस तरह के सामान इस्तेमाल करेंगी, लड़के हैं तो ये काम करेंगे, लड़कियां हैं तो वो काम करेंगी, लड़के हैं तो ऐसे रंग के कपड़े पहनेंगे और लड़कियां हैं तो ऐसे रंग के कपड़े पहनेंगी। तो ये हो गया आपका जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। तो ये चीज़ जेंडर रूढ़िवादिता, इसको बढ़ावा नहीं देना है, इसको हमेशा जो है कम करने पे फोकस करना चाहिए। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची के साथ जो अनुभव लाती है, ये तो मैंने बार बार 1000 बार कहा है कि जो भी बच्चे अपने घर से लाते हैं अनुभव या फिर संस्कृति या फिर भाषा, जो भी बच्चे अपने घर से ले आते हैं उसका क्या करना चाहिए, उसे शामिल करके उनका संचय करना चाहिए, ठीक है। उसे अस्वीकार कर देंगे तो बच्चा कुंठित महसूस करेगा, उसकी उपेक्षा होगी तो बच्चे को बुरा लगेगा, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा खुद को अनदेखा समझेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें नहीं करनी है, आपको बच्चे को इंक्लूड करना है और इस तरह से चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो अधिकतम तुलना करेगा तो ये चीज़ मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वाले में बताई थी कि आपको बच्चों के बीच तुलना नहीं करनी है। वो वीडियो भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो तुलना अधिकतम न करे, तो तुलना तो करना ही नहीं है आपको वैसे भी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, तो ये भी क्या है, एक तरह से एक विशेष संस्कृति के तरफ झुकाव है शिक्षक का, जो कि गलत है। समावेशी शिक्षा सभी समुदायों के बच्चों को बराबर हक देने पे विश्वास रखती है, ठीक है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं एवं विविधताओं की अनदेखी करेगा तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या जो है आपका कौन सी सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं सब, और यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बेस्ट ऑप्शन है कि उसे जो है, और आप लोग भी शिक्षक बनेंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा सभी संस्कृतियों का सम्मान आपको करना है और उनको महत्व देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगला बात कर देते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो ये बहुत ही समझिए कि फ्री का नंबर है,
जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ेंगे आप तुरंत यहाँ आके रुक जाएंगे और आप कहेंगे कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको इंक्लूड करना है, सबको एक साथ बैठाना है, सबको एक साथ पढ़ाना है, सबको लगभग एक तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी है, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते डैश। यह विचार है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये भी वही चीज़ है, आपका जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, यही ये बताता है कि विभिन्न तरह के बच्चे, चाहे कि कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई अस्थिबाधित है, कोई पठन विकार संबंधित है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य है, कोई मंद है, सबको एक विद्यालय में एक व्यवस्था में शामिल करना ही क्या है आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, ये अपना टॉपिक अकेला 5 नंबर का आता है सीटेट में, सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है। मैं कहता हूँ कि इसका इम्प्लीकेशन अगर मिला दें तो 10 मार्क्स का आपका ये अकेला टॉपिक है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना, बहुत आसान भी टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत समस्यात्मक है। चलिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, ये इस तरह के क्वेश्चंस को अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हो सकता है इस बार भी ज़्यादा देखने को मिल जाए। ये एक ही में 3-4 कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करना है। क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी कि ये शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की इसमें योग्यता होती है। भाई तेजी से सीख लेगा तभी ना प्रतिभावान कहलाएगा। दूसरा, अधिगम अशक्तता। ये अधिगम अशक्तता जो है आपका डिसलेक्सिया एक तरह की अधिगम अशक्तता है जिसके बारे में हर बार पूछा जाता है। तो वो क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, जो तारे ज़मीन पर ईशान नंदकिशोर अवस्थी को रहती है। सृजनात्मक की बात करें तो सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, सोचता है, अपसारी चिंतक होता है। ठीक है, और अवधान कमी, अति सक्रिय व्यक्तिक्रम, ये जो है ये आसानी से विचलित हो जाता है, इसके पास उतने अवधान नहीं रहते, ज़्यादा देर तक ये एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक, ADHD। चलिए, अब यहाँ से मिलान हमें देखना है। मिलान अब देख लेते हैं, बहुत आसान है। पहले का क्या था? D था। पहले का क्या आया था? D आया था। चलिए, D तो तीनों में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब दूसरे पे जाते हैं, अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता हमें याद है कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती थी। दूसरे का A, तो दूसरे का A सिर्फ एक में दिया हुआ है और ये जो है यहाँ से आपका निकल के आ गया। ठीक, बस हो गया काम आपका ख़त्म। आगे का मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, काम यहीं से समाप्त हो जाता है। समय भी बचेगा आपका और गलत भी होने की संभावना नहीं है। अगर A भी सेम मिल जाता तो तीसरे पे जाते। इस तरह से कर सकते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो शिक्षक नियंत्रित नहीं कर सकता, शिक्षक एक तरह से सुविधादाता है, ये NCF में लिखा गया। दूसरा, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो बच्चे अगर याद करेंगे तो प्रभावी रूप से सीख ही नहीं सकते। वैसे भी याद करना अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, इस ऑप्शन को तुरंत काट देना चाहिए। ठीक, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो अच्छे से कहाँ सीख पा रहे हैं, वो तो केवल छाप रहे हैं। चौथा ऑप्शन, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो कि NCF ने रिकमेंड किया है, जो एकदम आप समझिए कि पूरे सीटेट की नींव NCF है। NCF की जब मैं वीडियो ले आऊँगा तो ऐसा आपको ट्रिक्स बता दूंगा सारे सब्जेक्ट्स में, आपका उतने से ही अगर आप चाहें तो सीटेट निकाल ले जा सकते हैं। हालांकि वैसे भी अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बता दी हैं वो पर्याप्त हैं। एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप सब हमेशा पूछते रहते हैं, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि आज शायद हो सकता है कि आज कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। आज नहीं तो कल तक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए, उनके प्रश्न को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है और यहीं पे आप चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ लिया कीजिए। कभी कभी एक आध मार्क्स से भी अगर छूट जाता है, गलत हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और ये गलत भी है, तो ये नहीं होगा, अनुमति नहीं देनी चाहिए। पूछेगा नहीं तो बच्चा अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेगा, और पूछने से रोकना चाहिए। अगर रोक देंगे तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ है।
इस वजह से बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सा बालक किस तरह से सोच रहा है और आप उसकी सोच को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? नहीं वाला आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, जो गलत हो जाता है उसके नंबर्स आप कट जाते हैं। कौन सी सार्थक अधिगम घटित करने की एक प्रक्रिया नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन आपको जो दिख रहा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये अपने आप में क्या है, एक निगेटिव चीज़ है और ये जो है यही ऑप्शन होगा। मैंने जब पॉजिटिव नेगेटिव वाला वीडियो जो बनाया था तो यही कहा था कि जब क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा हो तो आपको नेगेटिव ऑप्शन ही खोज लेना है। कंठस्थीकरण अपने आप में बहुत गलत चीज़ है, बच्चे को याद करने पे कभी बल नहीं देना चाहिए। हमेशा जो है बच्चे को आप प्रेरित कीजिए कि वो ज्ञान का निर्माण करे। सीटेट में जीन पियाजे को इतना महत्व क्यों दिया गया है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माण करेगा और इसी के बेस पे एनसीएफ को बनाया गया है। ठीक है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सही जवाब है। ठीक है, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं, ये तो गलत बात है। एकदम समझिए कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को जब उसके सकारात्मक विश्वास दिलाता है कि अरे तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, तो विद्यार्थी एकदम उत्सुक रहता है, प्रेरित रहता है कि हम सर की कसौटियों पे कैसे खरे उतर जाएं। ठीक, का उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं, ये भी गलत है। भाई उसको मना तो कर नहीं रहा, उसको तो प्रोत्साहन दे रहा है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, तो ये भी गलत है। सबसे बेस्ट आंसर आपका है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं? बिल्कुल नहीं, बच्चे लापरवाह हो ही नहीं सकते सीटेट में। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, बार बार अभ्यास करने के लिए नहीं। आपको अभी बताता हूँ, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती हैं, ये एकदम 100% सही है। और आप लोग दोस्तों जिन्होंने पिछले 2 वीडियोस प्रीवियस ईयर पेपर के देखे होंगे, उनको पता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार आ रहा है कि बच्चों की गलतियां क्या हैं। वो उनके विचारों के बारे में सोचने देती है कि बच्चा कैसा सोच रहा है, बच्चे ने क्या सोचकर वो आंसर लगाया, वो किस प्रकार से सोच रहा है और उसको आप किस प्रकार से बदल सकते हैं, ये आपको बताती हैं उनकी गलतियां। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। मूल्यांकन यानी असेसमेंट को क्या होना चाहिए? एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो देखिए, अलग गतिविधि के रूप में लेंगे तो बच्चों में इसके प्रति भय पैदा होगा। ठीक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि इम्प्लाई हुआ था 2010 में, एकदम उसने 100% यही कहा था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन को, जिसको कहा जाता है CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो केवल शब्द वैसे भी नेगेटिव है, जो ऑप्शन आपको एक और ले जाता है वो भी नेगेटिव है। और तीसरी चीज़ की नंबर ही सब कुछ नहीं होते हैं ज़िंदगी में, जिन्होंने नंबर नहीं भी पाए वो भी काफ़ी बेहतर कर रहे हैं आज आपसे और मुझसे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो केवल लिखित अगर होगा तो भी गड़बड़ी है, क्योंकि उससे केवल आपके बच्चे के एक पक्ष के बारे में आपको मूल्यांकन हो पाता है और उसके शारीरिक पक्ष, उसके संवेगात्मक पक्ष, सब चीज़ों के बारे में मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो ये भी गलत है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 जो CCE में कहा गया है, इसमें 2 तरह के होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं, योगात्मक भी होते हैं, 2 तरह के मूल्यांकन भी होते हैं। तो हालांकि उतना डिटेल नहीं पूछता है, लेकिन CCE का मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बना दूंगा, आपको आ जाएगा उसमें पर्याप्त चीज़ें। देखिए दोस्तों, पर्याप्त चीज़ें आपको सीटेट पास करने के लिए हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस जो लोग चला रहे हैं, उनसे बेटर आपको ये 30 क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आपको बहुत हेल्प करेंगे देखने के लिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? सीटेट पूरा NCF पूरा संरचनात्मक दृष्टिकोण पे ही बेस्ड है। क्या है? तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एकदम 100% सही है। संरचनात्मक दृष्टिकोण पूछ रहा है तो इस वजह से आपको
ऑप्शन नंबर 4 जो है ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ये क्या है? ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और संरचनात्मक दृष्टिकोण पूछ रहा है, और वैसे भी ये जो है ये आपका लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से निकल के आया है ये लाइन, और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देख लीजिए। एनसीएफ हमेशा संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात करता है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बात करता है, ठीक है। इसी सब वजहों से आपका सीटेट में पियाजे वाइगोत्स्की इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमेशा इन दोनों से मिला करके हम, मुझे लगता है 4-5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। ऑप्शन आप देख लीजिए, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, तो ये तो सही बात है, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मैंने ये बताया हुआ है, ठीक। दूसरा है संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों संबंधित है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप संवेगात्मक रूप से अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं तो संज्ञानात्मक रूप से आपका विकास उतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इमोशनली अच्छे नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार आज कुछ मूड अच्छा नहीं है, तो आप पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। अगर आप वीडियो देखने भी आएंगे तो आधे मन से आएंगे, ठीक है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, सही बात तो है, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों जो है एक दूसरे से मिले मिलाए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, ठीक। तो यहाँ पे सही क्या है? संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा आपको याद भी रखनी है। आगे बात कर लेते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लगाकर, देखिए जहाँ भी पाठ्यपुस्तक पर बल दे दिया गया वो क्वेश्चन गलत हो गया, वो ऑप्शन गलत हो गया है। मैंने पिछले वीडियो जो पॉजिटिव निगेटिव वाला था उसमें बताया था, अगर वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न, जब एक ही प्रकार के प्रश्नों को कराया जाएगा तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाता है। पाठ्यपुस्तक को फिर से कहा दिया गया कि पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं, कंठस्थीकरण अपने आप में एक बहुत ही निगेटिव वर्ड है, वैसे ही पाठ्यपुस्तक अपने आप में पाठ्यपुस्तक केंद्रित कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित। बिल्कुल, जैसे आप बच्चों को समस्या के बारे में एक अंतर्दृष्टि, एक अनुमान लगाने के बारे में सोचने का उनको मौका दीजिए। दूसरी चीज़ कि वो बहुत सारे समाधानों के बारे में सोच सकें। बहुविकल्पों का मतलब यहाँ पे है बहुत सारे समाधानों के बारे में सोच सकें जो एक अपसारी चिंतक करता है, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकती है वो एक शिक्षिका। चलिए, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल होते हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। जब भी आपको समझिए कि विद्यार्थियों को स्वपहल की बात आ रही है, विद्यार्थी अपने तरफ से सब कुछ कर रहा है, तो शिक्षक तो कर नहीं रहा है, विद्यार्थी कर रहा है। परंपरागत विधि एकदम जस्ट इसका उल्टा होता है। वो क्या होता है कि उसमें बच्चे कुछ नहीं, परंपरागत विधि आपको अगर ना पता हो तो व्याख्यान विधि जिसे कहा जाता है वही परंपरागत विधि है, ठीक है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि इस तरह से आपका सही आंसर है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी सोचने की योग्यता है, तो अभिसारी तो है ही नहीं, अपसारी चिंतन की योग्यता होती है, बिल्कुल गलत है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये बुद्धि नहीं है, ये असल में अधिगम है, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। एकदम 100% सही है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जहाँ भी बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपका हमेशा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आपको याद रखनी है कि हार्वर्ड गार्डनर में बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था, सब
उसका सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन पूछता है सीटेट में। ये पिछले दोनों पेपर में पूछा हुआ था, जो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 कराए थे, और देखिए आज फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटेड हैं, क्वेश्चंस वो उन्हीं में से घुमा घुमा के बनाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है तो क्वेश्चन तो आप देखते ही चुटकियों में बता देंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये मैंने समाजीकरण के टॉपिक में सीधे बताया था कि हमेशा पूछता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है समाजीकरण टॉपिक का, आप जाके देखिए उसे। और पूछ रहा है प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या है। तो परिवार है कि विद्यालय है कि सरकार है कि मीडिया है। तो विद्यालय, सरकार और मीडिया, ये तीनों क्या है, ये द्वितीयक समाजीकरण है। पहला क्या है, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, बालक का पहला समाज क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है, इसकी वीडियो में मैंने जो समाजीकरण की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई है। अगर आपने ना देखा हो तो देखिए उसे जा करके, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। अब जीन पियाजे फिर आ गए। मैंने तब भी जीन पियाजे के बारे में ऊपर भी बताया और फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन आज तक सीटेट के इतिहास में बने हैं या बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने जीन पियाजे के वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, तो बच्चों की सोच निम्न नहीं होती है, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा था। सोच बेहतर भी नहीं होती है, बेहतर होने का मतलब वयस्कों की निम्न होती है, तो ये भी उन्होंने नहीं कहा था। मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ये भी उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा क्या था, गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। उन्होंने ये कहा था जीन पियाजे ने कि बच्चों की सोच वयस्कों की सोच के जितनी ही होती है, वो उतना ही सोचते हैं जितना एक वयस्क सोच सकता है, बस उनकी सोच का जो प्रकार है उसमें वो अलग होता है। कैसे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया हुआ हूँ कि अगर मैं इसे सोच को, हालांकि सोच वैसे तो क्वांटिटेटिव तो है नहीं, मात्रात्मक है नहीं, लेकिन अगर मैं उसे तौलना चाहूँ, उसे नापना चाहूँ, तो मैं ये कह देता हूँ फॉर एन इंस्टेंस, अगर एक बार के लिए मैं ये कह देता हूँ कि बच्चे अगर दिन भर में 100 विचार सोचते हैं तो वयस्क 100 विचार सोचते हैं, बच्चे भी 100 विचार सोचते हैं। वयस्क 100 विचार क्या सोच रहे हैं कि उनका करियर कैसे आगे बढ़े, उनकी नौकरी कैसे लगे, उनको जॉब कैसे लेना है, उनका परिवार कैसे चले, वो इस बारे में सोच रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनको नई पेन कैसे मिल जाए, उनको पेंसिल कैसे मिल जाए, उनको खिलौना कैसे मिल जाए, उसके पास ये खिलौना, मेरे पास ये खिलौना। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ अलग सोच रहे हैं, सोच उतना ही रहे हैं जितना ये सोच रहे हैं। ठीक है, अगला ये देखिए सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, जेंडर। जेंडर क्या है। अब बच्चे जो हमारे वीडियोस से जुड़े हुए हैं उनको तो तुरंत पता है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। आपको कहा जाता है आंख बंद करके लगा दो जेंडर सामाजिक संरचना है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कतई नहीं कहूँगा अपने स्टूडेंट से कि आप आंख बंद करके लगा दो कि जेंडर सामाजिक संरचना है। आप आंख खोलो और आंख ले जाओ अपनी लेफ़्ट के तरफ, जहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश साइड। इंग्लिश में देखो, अगर जेंडर लिखा हुआ है तो सामाजिक संरचना है, अगर सेक्स लिखा हुआ है तो वो एक जैविक संरचना है, जैविक निर्धारक है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस बार तो जेंडर दे दिया है, हर बार यहाँ पे लिंग करके पूछा रहता है। ठीक, और लिंग का मतलब होता है, जेंडर को भी हिंदी में लिंग लिखता है और सेक्स को भी हिंदी में लिंग लिखता है। और यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जेंडर सामाजिक, सेक्स जैविक, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है। तो अब देखिए, विकास के व्यापक रूप से टोटल 4 आयाम होते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया था। बहुत स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई थी तो बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। 4 ही व्यापक आयाम होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बस यही 4 व्यापक आयाम होते हैं। ठीक है, विकास के। इसके अलावा बहुत से आयाम हैं, बौद्धिक आयाम हैं, बहुत सारे आयाम हैं। ठीक है, 6 होते हैं, कुछ लोग 7 बताते हैं, उससे मतलब नहीं है। 4 व्यापक आयाम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शारीरिक, शरीर से, संज्ञानात्मक, बुद्धि से,
सामाजिक आपका समाज से, संवेगात्मक आपका आप समझिए कि इमोशन से, ठीक। तो यही 4 व्यापक आयाम होते हैं। अब यहाँ पे आध्यात्मिक दे दिया है, स्व दे दिया है, ठीक है, आध्यात्मिक दे दिया है, व्यक्तित्व दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक। 4 व्यापक आयाम होते हैं। चलिए 26 हो गए, 27 पे आ जाते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, ठीक है, सही बात है। इसमें कोई गलत शब्द नहीं, कोई गलत लाइन नहीं दिखी अभी तक, सही है। चारों ऑप्शंस पढ़ने ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस में। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। यानी कि जो बच्चा आनुवंशिक रूप से, अगर मान लीजिए उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या मतलब अभिप्रेरित नहीं रहेगा या फिर ऐसा क्या है, तो ये बिल्कुल गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बिल गेट्स का बेटा या बेटी होते, ठीक, और एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई व्यक्ति बना ही नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक। और बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो पुरस्कार और दंड तो बिल्कुल मना किया गया है, और मैंने पिछले कई वीडियोस से ये मैं कहते आ रहा हूँ कि एनसीएफ ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, और आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट ने भी मना किया हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, और ये तीनों गलत हो गए। तो इस वजह से पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया कि प्रत्येक बच्चा सीखने में सक्षम है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 27वां ऑप्शन सही हो गया। अगला बात कर लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो आपको अगर पता हो, प्रगतिशील शिक्षा जो कि जॉन डीवी इसके जनक कहे जाते हैं, उन्होंने इसकी बात की थी। तो सक्रिय अन्वेषक के रूप में जीन पियाजे ने प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को माना है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में जीन पियाजे ने सक्रिय अन्वेषक के रूप में माना है। खाली स्लेट के रूप में किसने माना था, तो जॉन लॉक ने माना था, जो कि अब नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है कि बच्चे खाली स्लेट हैं और मैं जो चाहूँ उनके ऊपर भरता जाऊँ। मैं बच्चे को सर्वे सर्वा मानता हूँ। बच्चे के ही आसपास इर्द गिर्द सारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ बच्चे के ही आसपास घूमती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। छोटे वयस्क नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन और बच्चे, उसके बाद आप बताइए आप कितना पा रहे हैं, ठीक। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, तो मैंने कहा था वाइगोत्स्की जहाँ दिखे वहाँ सामाजिक लगा देना है, सामाजिक सांस्कृतिक बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियोस का मैंने रेफरेंस दिया है इस पूरे वीडियो में, उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और वो वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे ने टोटल 4 अवस्थाएं दी थी, उनमें जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जा सकता है, यह आपका दूसरी अवस्था है। पहली होती है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक। इसका कौन सा विशेषित करता है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है आपका वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण या विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो ये एकदम चौथा वाला जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, विचारों की अनुत्क्रमणिता। और इसके बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है, उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। विचार की अनुत्क्रमणिता का मतलब ये है कि बच्चा जो है इससे पहले अगर आप उसे घर से स्कूल तक छोड़ आते हैं तो वो स्कूल से घर तक नहीं आ पाता है। कब, इसकी आयु सीमा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था, ये आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। और आपका कितना स्कोर हुआ आप बताइएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट की इसी तरह की वीडियोज़ और पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।